आज के क्लास में हम लोग अगला जो है वो संघ देखेंगे और अगला संघ है संघ एनेलिडा, है ना। संघ एनेलिडा के विषय में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग किसके विषय में पढ़ रहे थे? संघ एसके एल्मिथीज के विषय में पढ़ रहे थे। संघ एसके एल्मिथीज को संवेदी अंग के आधार पर, जिसको फैस्मिड भी बोला जाता है, फैस्मिड के आधार पर दो वर्गों में बांटा गया था। पहला वर्ग था वर्ग फैस्मिडिया और दूसरा था वर्ग एफिस्मिडिया। तो वर्ग एफिस्मिडिया एक ऐसा वर्ग था जिसमें कोई संवेदी अंग नहीं होता था, तो वो वर्ग एफिस्मिडिया कहलाता था। लेकिन वर्ग फैस्मिडिया वो वर्ग होता था जिसमें संवेदी अंग पाया जाता था, अर्थात जिसमें फैस्मिड पाए जाते थे। इसमें उदाहरण के रूप में हमने देखा था कि एस्केरिस आता है, गोल कृमि आता है, बुचेरिया आता है, फाइलेरिया कृमि आता है, और वर्ग एफिस्मिडिया के अंतर्गत जो है वो एनाल्पस आता है, ट्राइलोबस आता है। अब इसके बाद जो हम देखेंगे अगला वो है संघ एनेलिडा। संघ एनेलिडा से क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं, समझ में आ रहा है ना। तो इसको देखना बढ़िया से और घर पर भी जा कर के बढ़िया से समझ लेना। संघ एनेलिडा में सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी खोज किसने की थी। संघ एनेलिडा के विषय में लैमार्क नामक एक वैज्ञानिक थे, जैव वैज्ञानिक। वो लैमार्क नामक वैज्ञानिक ही जो है वो इस संघ की स्थापना किए थे 1801 ईस्वी में। कितने ईस्वी में? 1801 ईस्वी में लैमार्क नामक वैज्ञानिक ने इस संघ की स्थापना की थी। और इस संघ में लगभग कितनी जातियां रखी गई थी? 7000 जातियां रखी गई थी। संघ एनेलिडा की खोज लैमार्क नामक वैज्ञानिक ने की थी और किस ईस्वी में की थी? 1801 ईस्वी में। और इस संघ में लगभग कितनी जातियां हैं? 7000 जातियां हैं। ऐसा नहीं है कि जीव जंतु हैं, ये जातियां हैं। अब एक जाति में न जाने कितने जीव होंगे। तो संघ एनेलिडा में 7000 जातियां थी। इस संघ के प्राणियों का जो शरीर होता है वो खंडित होता है, लंबा होता है, पतला होता है और द्विपार्श्व सममित होता है। इस संघ के जो जंतु होते हैं उनका शरीर कैसा होता है? तो उनका जो शरीर होता है वो द्विपार्श्वीय होता है, साथ ही साथ खंडित होता है, लंबा होता है और पतला होता है, तथा त्रिस्तरीय होता है। अर्थात त्रिस्तरीय होता है मतलब इसमें एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीसोडर्म तीनों ही पाया जाएगा। साथ ही साथ इस संघ के जंतु में वास्तविक देह गुहा की उपस्थिति होती है और एनेलिडा संघ से ही ये आरंभ भी होता है। ये जो शरीर होता है संघ एनेलिडा के जीव जंतुओं का, इस संघ एनेलिडा के जीव जंतुओं में वास्तविक जो है वह देह गुहा होती है, ट्रू कोलेम होता है। और इसकी उपस्थिति जो है वह एनेलिडा संघ से ही क्या हो जाती है? प्रारंभ हो जाती है, आरंभ हो जाती है। जंतुओं का शरीर जो होता है वो वलयाकार होता है और वलयाकार खंडों के बने होने के कारण ही इन्हें क्या कहा जाता है? एनेलिडा कहा जाता है। क्लियर है? कुछ खास नहीं है, मेन यही है कि इस संघ की जो स्थापना है वो लैमार्क नामक जैव वैज्ञानिक ने 1801 ईस्वी में की थी। इसमें कुल कितनी जातियां हैं? 7000 जातियां हैं। इसमें वास्तविक देह गुहा पाई जाती है और इसकी आरंभ, इसका शुरुआत इसी संघ से होता है, संघ एनेलिडा से ही होता है। साथ ही साथ इसमें जो है वह इनका शरीर जो होता है प्राणियों का वो खंडित होता है, लंबा होता है, पतला होता है, द्विपार्श्वीय होता है और त्रिस्तरीय होता है। और इसमें वास्तविक देह गुहा तो पाई ही जाती है, लेकिन इनका शरीर जो होता है वो वलयाकार खंडों के बने होने के कारण ही इन्हें क्या कहा जाता है? एनेलिडा कहा जाता है। बस इतना सा है संघ एनेलिडा में। बाकी संघ एनेलिडा के मुख्य लक्षण देखेंगे तो संघ एनेलिडा के मुख्य लक्षण में हम देखेंगे कि इस संघ के जो जंतु होते हैं वो समुद्रीय होते हैं। समुद्रीय होते हैं, अलवणीय होते हैं या स्थलीय होते हैं, यानी समुद्र में भी पाए जाएंगे। अलवणीय मतलब एक ऐसा जल जिसमें लवण नहीं है। समुद्र जल में तो लवण है ना, तो ये समुद्र में भी पाए जाते हैं। और अलवणीय होते हैं, अलवणीय का मतलब ये फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, जैसे नदी है, तालाब है, तो ये उसमें भी पाए जाएंगे। स्थलीय होते हैं और कुछ जंतु जो होते हैं वह बिलों में रहते हैं और कुछ जो जंतु होते हैं वो परजीवी होते हैं। ये जंतु जो है वह साधारणतः स्वतंत्र जीवी होते हैं और ये बहुकोशिकीय तथा त्रिस्तरीय होते हैं। ये बहुकोशिकीय होते हैं और क्या होते हैं? त्रिस्तरीय होते हैं। संघ एनेलिडा की 7000 जातियों के अंतर्गत पाए जाने वाले जो जीव जंतु होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं। कुछ बिलों में पाए जाते हैं, तो कुछ समुद्री जल में पाए जाते हैं, तो कुछ अलवणीय जल में पाए जाते हैं और कुछ जो होते हैं वो स्वतंत्र रूप में जीवित रहते हैं। साथ ही इसमें वास्तविक सोलोम पाया जाता है
वास्तविक सोलोम पाए जाने का मतलब कि इसमें वास्तविक देह गुहा पाई जाती है। ये पहला ऐसा जो है वह संघ है, संघ एनेलिडा, जिसके जंतुओं के शरीर में वास्तविक देह गुहा पाई जाती है और इसका आरंभ भी इसी संघ से होता है, अभी मैंने बताया था। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, सीलोमेटस के अंतर्गत रखा जाता है और इसीलिए इसे एनेलिडा संघ के अंतर्गत रखा जाता है, एनेलिडा कहा जाता है। इसमें साइजोसीलोम पाई जाती है और नेक्स्ट इसका जो गुण है वो ये है कि इस संघ के सदस्यों में वास्तविक खंडी भवन पाया जाता है। इनका शरीर खंडों में विभक्त होता है और खंडों में विभक्त होने के कारण ही इसे क्या बोला गया, एनेलिडा बोला गया था, बताए थे ना। खंडों में विभक्त होने के कारण ही इसे क्या बोला गया, एनेलिडा बोला गया। और इन्हीं में जो है वह वास्तविक क्या पाया जाता है, खंडी भवन पाया जाता है। साथ ही साथ इसमें इसे जो है वह मेटोमेरिक खंडी भवन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें वास्तविक खंडी भवन पाया जाता है। इनका शरीर जो होता है वो द्विपार्श्व सममित होता है और कृमि के समान होता है, अर्थात कीड़े के समान होता है। इसका शरीर कैसा होता है, द्विपार्श्व सममित होता है और कृमि के समान होता है। इनकी देह भित्ति में जो है वह उपचर्म पाया जाता है, एपिडर्मिस तथा पेशीय स्तर पाया जाता है और पेशीय स्तर में बाहर की ओर जो है वह वर्तुल स्तर होता है और भीतर की ओर जो है वो अनुदैर्ध्य पेशीय स्तर होता है। देह भित्ति मांसल एवं कुंचनशील होती है। उपचर्म इसका बहुत पतला होता है और शरीर में छोटे छोटे कांटेनुमा सूख पाए जाते हैं। इसके जो शरीर की दीवार है, आहार नाल की जगह को वास्तविक देह गुहा कहते हैं। यानी इसका जो शरीर है उस शरीर की दीवार और वास्तविक आहार नाल के बीच का जो जगह होता है उस बीच की जगह को ही वास्तविक देह गुहा कहते हैं। यानी इसका आहार नाल, यानी जिससे ये भोजन करता है, और आहार नाल और साथ ही साथ इसके शरीर की दीवार, इन दोनों के बीच का जो जगह होता है उसे वास्तविक देह गुहा कहते हैं। और इस वास्तविक देह गुहा को पट के द्वारा जो है वह कई खंडों में बांट दिया जाता है। देह गुहा के चारों ओर भ्रूण के मीसोडर्म की एक परत होती है। यानी जो देह गुहा होती है उस देह गुहा के चारों ओर मीसोडर्म का एक परत पाया जाता है और ये भ्रूण के ऊपर होता है, एक लेयर टाइप का होता है, झिल्ली टाइप का होता है। अंग एवं अंग तंत्र का पूर्ण विकास इस संघ के जंतुओं में पाया जाता है। यानी संघ एनेलिडा के जो जंतु हैं, जो 7000 जातियों में बटे हुए हैं, उनमें क्या पाया जाएगा, तो उनमें अंग भी पाया जाएगा और अंग तंत्र भी पाया जाएगा और उसका पूर्ण विकास भी होगा। यानी जब जन्म लेगा संघ एनेलिडा का जीव तो छोटा रहेगा, तो सारे अंग और अंग तंत्र छोटे छोटे होंगे। लेकिन जब वो बड़ा होगा, धीरे धीरे समय के साथ बड़ा होगा, तो उसके अंग का विकास होगा और उसके अंग तंत्र का भी क्या होगा, विकास होगा। यानी अंग एवं अंग तंत्र का पूर्ण विकास इस संघ के जंतुओं में पाया जाएगा। आहार नाल पूर्ण नलिकाकार होता है। आहार नाल के विभिन्न भाग जो होते हैं वो स्पष्ट होते हैं। साथ ही इसमें मुख तथा गुदा उपस्थित होता है, अर्थात भोजन करने के लिए भी एक अलग जो है वह मार्ग होता है और पचे हुए भोजन को निकालने के लिए भी एक अलग मार्ग होता है। इसमें जो पाचन होता है वह बहिकोशिकीय प्रकार का होता है और जंतुओं का गमन पेरापोडिया, सीटी एवं पेशियों तथा चूसक की सहायता से होता है। जो भी जंतु हैं वो जंतु गमन कैसे करते हैं, तो चूसक के द्वारा जो है वो गमन करते हैं, या पेरापोडिया के द्वारा गमन करते हैं, या सीटी के द्वारा जो है वो गमन करते हैं। इनमें श्वसन वर्णक के रूप में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन के कारण ही ये श्वसन की क्रिया को संपादित कर पाते हैं। अगर हीमोग्लोबिन न हो संघ एनेलिडा के जंतुओं में, तो इस अवस्था में वो श्वसन की क्रिया नहीं कर पाएंगे, सांस नहीं ले पाएंगे। इसमें बंद प्रकार का जो है वह रुधिर परिवहन तंत्र पाया जाता है, अर्थात इसमें जो रक्त परिसंचरण तंत्र होता है वो बंद होता है। जैसे मनुष्य का जो रक्त परिसंचरण तंत्र है वो बंद है कि नहीं है, कि खुला है, बंद है। तो उसी प्रकार से संघ एनेलिडा में भी जो रुधिर परिवहन तंत्र पाया जाता है वो बंद प्रकार का पाया जाता है, अर्थात इसमें भी जो रक्त का परिसंचरण होता है वह बंद रुधिर वाहिनियों के द्वारा होता है। हीमोग्लोबिन रुधिर कणिकाओं में न होकर के प्लाज्मा में घुला होता है, जबकि हमारे शरीर में जो रक्त है उस रक्त में जो है वो हीमोग्लोबिन पाया जाता है और उस हीमोग्लोबिन के कारण मानव का जो रक्त है वो क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। वो लाल वर्णक की उपस्थिति हीमोग्लोबिन के कारण ही होती है। तो हीमोग्लोबिन जो है वह संघ एनेलिडा के जंतुओं में रक्त में नहीं पाया जाता है, बल्कि उनके प्लाज्मा में पाया जाता है। उत्सर्जन जो है वह वृक्क के द्वारा होता है। श्वसन प्रायः त्वचा द्वारा होता है और कुछ जंतुओं में क्लोम के द्वारा होता है। इसीलिए संघ एनेलिडा के जो जंतु होते हैं, जो बिलों में रहते हैं, जो छिद्रों में रहते हैं धरती के अंदर, वो श्वसन की क्रिया अपनी त्वचा से करते हैं, क्योंकि जब ज़्यादा अंदर रहेंगे तो उस स्थिति में वायु तो वहाँ पहुँच नहीं पाएगी। पृथ्वी के अंदर रहेंगे, आप मुख्य पता चला कि कोई बंद कर दिया,
जो छिद्र है वो कोई क्या कर दिया, बंद कर दिया। इधर देखो, तुम्हारा भी आँख आया हुआ है। सर सही हो गया ना, सही हो गया अभी जाओ, सर सही हो गया है। आराम करो, अभी आराम करो, सुनो, आराम करो। जब पूरा सही हो जाएगा तब आना, या काले रंग का चश्मा लगा करके आना। ये जो है वो आई फ्लू तेज़ी से फैल रहा है, समझ में आ रहा है ना। अभी हम देख रहे हैं तो हमारे आँख में भी पानी आ रहा है। अभी आपको लग रहा है कि सही है वीडियो? हाँ ठीक है, ऐसा नहीं है, ये नहीं है कि हम बनावटी कह रहे हैं। ये फैल रहा है, तेज़ी से फैल रहा है। और भी बच्चे हैं जिनको ये हुआ है और अभी थोड़ा थोड़ा असर है, तो आराम करो। जो वीडियो शूट हो रहा है वो वीडियो का लिंक हम ग्रुप में भेजते ही हैं, तो वहाँ से पढ़ लेना। जब पूरा बढ़िया से हो जाएगा तब आना है, ठीक है ना। अभी हम इन लोगों को भी यही समझा रहे थे कि आप लोग जो है वो चश्मे का प्रयोग कीजिए, मास्क का प्रयोग कीजिए और चश्मे का प्रयोग कीजिए। आँख बार बार जो है वो अपनी अंगुलियों से ऐसे ऐसे रगड़ना नहीं है, समझ में आ रहा है ना। तो यही चीज़ है। या कहाँ बैठा है तुमको, बैठो पीछे, आ जाओ, बैठो पीछे, बैठो एकदम। आ ही गई हो तो पढ़ लो, पीछे एकदम बैठो, एकदम पीछे। हाँ पंखा चला रहे हैं, बैठ जाओ। वहाँ अकेले बैठोगे ना, अकेले बैठोगे तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। पंखे के नीचे, हाँ बैठ जाओ। हाँ कोई दिक्कत नहीं है भाई, बैठ जाओ ना। सेफ्टी ज़रूरी है, बस इस चीज़ को ध्यान रखो। इससे पहले तो हम नहीं बोले हैं ना आपको, समझ में आ रहा है। हाँ तो बैठ जाओ, वही बैठो, ज़रूरी है, समझ में आ रहा है ना। नहीं तो एक व्यक्ति से धीरे धीरे ये सब में फैल रहा है। अभी 2 बच्चियाँ हैं, एक जूही है, उसका ज़्यादा हो गया है, आँख पूरा सूज जा रहा है, यही आई फ्लू है। एक होता है आँख आना, तो आँख कब आएगा, जब बहुत ज़्यादा धूप रहता है तब ना। अभी तो ना तो ज़्यादा धूप है और ना ही ज़्यादा जो है वो ठंडा है, बीच वाला मौसम है। और इस सिचुएशन में देख रहे हैं कि आँख जो है वो पूरा लाल हो जा रहा है। घर में भी अगर किसी को हुआ होगा तो उससे सावधानी बरतने की ज़रूरत है। हाथ नहीं मिलाना है, समझ में आ रहा है ना। उसका बिस्तरा है, उसका तकिया है, वो उपयोग नहीं करना है। ये सावधानी ही है जो आपको बचा सकती है। नहीं तो आँखों में बहुत तेज़ दर्द होगा, आँख लाल होगा, यहाँ पर जो है वो इतना फूल जाएगा कि ये पीला पीला हो जाएगा, होता है ना ऐसा। तो ये आई फ्लू के संकेत हैं, तो इससे बचने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात, बार बार हाथों से जो है वो आँख को रगड़ना नहीं है, ऐसे साफ़ नहीं करना है, नहीं तो बहुत तेज़ी से ये फैल रहा है, समझ में आ रहा है ना। सावधानी ही बचने का एकमात्र उपाय है, दूसरा कोई नहीं है। हंसना नहीं है, आप सब हंस रहे हैं, मजाक में ले रहे हैं, हंसना नहीं है। जिसको हो रहा है वो समझ रहा है। आँखों में बहुत तेज़ दर्द है, मोबाइल से दूरी बनाना है, टीवी से दूरी बनाना है। अगर टीवी देखिएगा तो ज़्यादा लाल हो जाएगा। एक तो वो आई फ्लू आप पर प्रभावी है, ऊपर से आप टीवी देखिएगा ज़्यादा प्रभावी है, समझ में आ रहा है ना। अब देखो ये बच्ची हमको बताई थी कि हुआ है, लेकिन जैसे ही यहाँ आई वैसे ही आँख देख के हम बता दिए ना कि हुआ है इनको, और ये बोल रहे हैं कि नहीं हुआ था लेकिन ठीक हो गया है। तो हमको थोड़े ना पता था कि इनको हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन एक नॉर्मल आई में और एक इन्फेक्टेड आई में अंतर तो दिख जाता है। तो ये चीज़ें हैं। और आँख मिलाना भी नहीं है, समझ में आया। आँख जहाँ मिला तो गई, कहानी ख़त्म, समझ में आ रहा है ना। इसीलिए आँख नहीं मिलाना है। देखा जाए ऐसा रोग आ गया कि अब आँखों नहीं मिलाना है। श्वसन प्रायः त्वचा से होता है, संघ एनेलिडा में, है ना। संघ एनेलिडा में श्वसन प्रायः त्वचा द्वारा होता है, और कुछ जंतुओं में जो है वो क्लोम के द्वारा भी होता है। संवेदन अंगों में संस्पर्शक पैल्प, लेंस युक्त नेत्र, प्रकाशग्राही कोशिकाएं और स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। साथ ही साथ तंत्रिका तंत्र में एक जोड़ी पृष्ठीय सेरिब्रल गुच्छा या मस्तिष्क या एक रज्जु जो है वो होती है। यानी इसके तंत्रिका तंत्र में जो है वह एक जोड़ी सेरिब्रल गुच्छा होती है या मस्तिष्क या एक रज्जु होती है। इस संघ के सदस्य एक लिंगी या उभयलिंगी होते हैं, और इनमें जो जनन होता है वह लैंगिक विधि द्वारा होता है। इनमें जनन किसके द्वारा होता है? लैंगिक विधि द्वारा होता है। इनमें परिवर्धन प्रत्यक्ष होता है या अप्रत्यक्ष होता है। अप्रत्यक्ष परिवर्धन में जो है यह लार्वों में पाया जाता है, यानी जो इसका लार्वा होता है उसमें पाया जाता है। ये थोड़ा सा गड़बड़ है, लार्वों लिखा हुआ है, लार्वा होगा। अप्रत्यक्ष परिवर्धन जो है वह किस में पाया जाता है? लार्वों,
लार्वों में पाया जाता है, जिसे ट्रोकोफोर कहते हैं, और इनमें सामान्य जो है वह पुनर्उद्भवन होता है। इस संघ में गमनाग में सीटी की उपस्थिति और अनुपस्थिति की स्थिति और विन्यास के आधार पर इसे निम्नलिखित 4 वर्गों में बांटा गया है। जो सबसे पहला वर्ग है वो है वर्ग पोलीकीटा, दूसरा जो है वो है वर्ग ओलिगोकीटा। सबसे पहले वर्ग पोलीकीटा जानेंगे तो इस वर्ग के जंतुओं में सीटी युक्त पार्श्वपाद पाए जाते हैं, इसीलिए इसे पोलीकीटा वर्ग कहा जाता है। इसका उदाहरण नेरिस है, जिसे रेत कृमि कहा जाता है। दूसरा इसका प्रकार है ओलिगोकीटा। तो वर्ग ओलिगोकीटा में कौन पाया जाएगा? तो वर्ग ओलिगोकीटा में भारतीय केचुआ पाया जाता है। भारतीय केचुआ, जिसे फेरीटीमा कहा जाता है, फेरीटीमा भारतीय केचुआ, ये वर्ग ओलिगोकीटा में पाया जाता है। और इस वर्ग के जंतुओं में गमन हेतु जो है वह सीटी त्वचा पर उपस्थित रहती है, जिसके कारण ये क्या कर पाते हैं? गमन कर पाते हैं। नेक्स्ट तीसरा जो है वो है वर्ग हिरुडीनिया। तो वर्ग हिरुडीनिया के अंतर्गत जो जंतु पाए जाएंगे उसमें सीटी एवं पार्श्वपाद अनुपस्थित होता है। न तो सीटी पाया जाएगा और न तो पार्श्वपाद पाया जाएगा। न तो सीटी होगा न तो पार्श्वपाद होगा, यानी न तो उसके पार्श्वपाद का मतलब कि उसका पैर होगा। ऐसी स्थिति में जो है ये वर्ग हिरुडीनिया के अंतर्गत आएगा। और वर्ग हिरुडीनिया के अंतर्गत जो है वह रक्त चूसक जोंक आता है। उसका होता है पैर? नहीं होता है। पार्श्वपाद नहीं होता है। समझ में आ रहा है ना? तो जो जोंक होता है उसमें न तो सीटी पाया जाता है और न ही पार्श्वपाद पाया जाता है, ये दोनों ही अनुपस्थित होते हैं। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? तो वर्ग हिरुडीनिया कहा जाता है। दूसरा नेक्स्ट वर्ग आर्क एनिलिडा के अंतर्गत कौन आता है? तो वर्ग आर्क एनिलिडा के अंतर्गत जो है वह पोलीगॉडियस आता है। और ये जो वर्ग आर्क एनिलिडा है, इस वर्ग के जंतुओं में सीटी और पार्श्वपाद अनुपस्थित होता है। इसमें भी जो है वह सीटी और पार्श्वपाद क्या होता है? अनुपस्थित होता है। और इसका एग्जाम्पल जो है वो है पॉलीगार्डियस। इसके बाद है संघ आर्थ्रोपोडा। संघ आर्थ्रोपोडा का परिचय देख लेते हैं, बाकी इसका लक्षण जो है वो अगले क्लास में देखेंगे। तो संघ आर्थ्रोपोडा की जानकारी, संघ आर्थ्रोपोडा के विषय में सबसे पहले बताने वाले वैज्ञानिक का जो नाम था वो क्या था? तो वॉन सोबॉल्ड था। क्या नाम था? वॉन सोबॉल्ड। वॉन सोबॉल्ड नामक वैज्ञानिक ने 1845 ईस्वी में वॉन सोबॉल्ड नामक वैज्ञानिक ने 1845 ईस्वी में संघ आर्थ्रोपोडा की क्या की थी? खोज की थी या नाम दिया था। समझ में आ रहा है ना? संघ आर्थ्रोपोडा का जो नाम है या स्थापना जो है वह सबसे पहले किसने दिया था? वॉन सोबॉल्ड ने 1845 ईस्वी में दिया था। यह प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है। इसमें कोट भी सम्मिलित है और लगभग 2/3 जाति पृथ्वी पर किसका है? आर्थ्रोपोडा का ही है। पृथ्वी पर जितनी भी जातियां पाई जाती हैं उन जातियों में सबसे बड़ा जो संघ है वह किसका है? आर्थ्रोपोडा का है। ये लगभग 2/3 जो जाति है पृथ्वी पर वो आर्थ्रोपोडा से ही है। इस संघ में लगभग कितने लाख जंतु हैं? 10 लाख जंतु हैं। और इनका अंग तंत्र स्तर जो है वह शरीर संगठन होता है। ये द्विपार्श्व सम्मित होते हैं, त्रिकोरकी होते हैं, विखंडित होते हैं। इनका शरीर काइटोनी बहिक काल से ढका रहता है। काइटोनी बहिक काल से ढके रहने का मतलब कि एक आवरण होता है जिससे इनका शरीर क्या रहता है? ढका हुआ रहता है। और उस आवरण को काइटोनिक बहिक काल कहते हैं। क्या कहते हैं? काइटोनिक बहिक काल। और काइटोनिक बहिक काल से इनका जो शरीर होता है वह ढका हुआ रहता है। शरीर सिर, वक्ष तथा उदर में विभाजित होता है। इनका जो ग्रुप है, जो संघ आर्थ्रोपोडा है, इस संघ आर्थ्रोपोडा में जो जीव पाए जाते हैं वो लगभग 10 लाख है। और उन 10 लाख जंतुओं में जो हम देख रहे हैं उनका शरीर सिर में बटा हुआ है, वक्ष में बटा हुआ है और उदर में बटा हुआ है। इसमें संधि युक्त पाद होता है और श्वसन अंग जो होता है वो क्लोम होता है, पुष्ट क्लोम होता है, पुष्ट फुफ्फुस होता है और श्वसनिकाओं के द्वारा जो है वो श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। यानी संघ आर्थ्रोपोडा में जो जीव पाए जाते हैं उन जीवों में श्वसन की जो क्रिया होती है वो श्वसन नलिकाओं के द्वारा या श्वसनिकाओं के द्वारा तो होता ही है, लेकिन इसमें पुष्ट क्लोम भी है और पुष्ट फुफ्फुस भी है और अंग क्लोम है, श्वसन अंग क्लोम है। इसके द्वारा भी इसमें श्वसन की क्रिया संपादित होती है। इसका जो परिसंचरण तंत्र होता है वह खुला होता है और इसमें संवेदी अंग जैसे भूमिकाएं, नेत्र कैसा होगा? तो सामान्य संयुक्त संतुलन पुंजी होगा, ये उपस्थित होता है। संतुलन पुंजी नेत्र उपस्थित होता है। संतुलन पुंजी का मतलब क्या हो गया? मतलब अगर लाइट रहेगा तो उसमें जो है इसकी नेत्र क्षमता है वो थोड़ी सी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और जैसे अंधेरा है तो उसमें जैसे मनुष्य में होता है कि अंधेरा होता है तो नेत्र का जो द्वारक होता है
वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, नेत्र की स्पंदन क्षमता बढ़ जाती है। और जब ज़्यादा लाइट होता है तो नेत्र की स्पंदन क्षमता कम हो जाती है। आँख है, इस पर टार्च मारेंगे तो आँख धीरे धीरे क्या हो जाएगा, बंद होने लगेगा, अपने आप स्वतः बंद होगा। होता है कि नहीं होता है। और जब मान लो कि अंधेरा रहेगा तो आँख जो है वो अपने आप ज़्यादा पहले से क्या हो जाता है, ज़्यादा थोड़ा सा बड़ा खुलता है। खुलता क्या है, मतलब सिंपल से समझो कि जो नेत्र की जो क्षमता है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। भाई नेत्र तो वही रहेगा, क्षमता इसका बढ़ जाता है अंधेरे में। और जब लाइट ज़्यादा रहती है तो आँखें क्या होने लगती हैं, मिचलाने लगती हैं, थोड़ी सी कम होने लगती हैं। तो यही स्थिति इसमें भी होता है। इसमें संयुक्त संतुलन पुट्टी जो है वह उपस्थित होता है नेत्र में, और साथ ही साथ उत्सर्जन मैलपीगी नलिका के द्वारा संपन्न होता है। इसमें नर और मादा दोनों पृथक पृथक होते हैं, यानी नर अलग होता है और मादा अलग होती है। अधिकांशतः अंड प्रजक होते हैं और परिवर्धन इसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष होता है। बाका कह रहे हैं जी, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष होता है। और इस संघ की स्थापना जो है वो वॉन सोबॉल्ड ने 1845 ईस्वी में की थी। इसके विषय में अब इसका गुण है, अभिलाक्षणिक गुण, तो वो देखेंगे अगले क्लास में। अभी फ़िलहाल केवल इतना ही। अभी टाइम है, कंप्लीट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, हो जाएगा। अभिलाक्षणिक गुण जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। देखते हैं ऑर्थोपोडा के मुख्य लक्षण। तो ऑर्थोपोडा के मुख्य लक्षण में हम देखते हैं कि ये जो जीव होते हैं वो वायु में भी रहते हैं, जल में भी रहते हैं और थल में भी रहते हैं। और कुछ जो जीव होते हैं वो क्या होते हैं, परजीवी होते हैं। इनका जो शरीर होता है वो द्विपार्श्विक सममिति होता है और इनका शरीर खंड युक्त होता है और त्रिस्तरीय होता है। संघ ऑर्थोपोडा में भी पाए जाने वाले जो जीव हैं इनका शरीर क्या होता है, द्विपार्श्व होता है और क्या होता है, द्विपार्श्विक सममित होता है और त्रिस्तरीय होता है और साथ ही साथ खंडों में बटा हुआ रहता है। ये जल में भी रहता है, थल में भी रहता है और वायु में भी रहता है। और कुछ इस संघ में जो जीव होते हैं वो क्या होते हैं, परजीवी भी होते हैं। इसका जो शरीर होता है वो सिर, वक्ष और उदर में बटा हुआ रहता है। कभी कभी सिर वक्ष मिल करके सिरोवक्ष का निर्माण कर देते हैं। सिर और वक्ष दोनों जब मिल जाता है तो सिरोवक्ष का निर्माण हो जाता है। बाह्य काल एक मोटी या बाह्य कंकाल जो है वो एक मोटी काइटिन की बनी उपचर्म होती है। बाह्य कंकाल जो इसका होता है संघ ऑर्थोपोडा में वो एक मोटी काइटिन की बनी होती है और वह उपचर्म का बना होता है। इसके खंडों में प्रायः जो है वह उपांग पाए जाते हैं। अंग का जो अंग होगा, यानी अंग का जो अंग होगा, मतलब अंग से जो अंग विकसित हो रहा है उसे उपांग कहेंगे। तो ये उपांगों के जोड़े लगे रहते हैं जब यह खंडों में विभक्त होता है। देह गुहा जो होती है वह एक रुधिर गुहा होती है और साथ ही साथ इसमें आहार नाल जो होती है वो पूर्ण होती है। आहार नाल पूर्ण होनी भी चाहिए क्योंकि इसका जो शरीर है वह 3 खंडों में बटा हुआ है। किसमें बटा हुआ है, तो सिर में बटा हुआ है, वक्ष में बटा हुआ है और उदर में बटा हुआ है। तो अगर उदर है तो उदर तक जाने के लिए एक नाल होनी चाहिए ना, तो वो जो है आहार नाल होगी और वो पूर्ण होगी। तो आहार नाल जो होती है वो क्या होती है, पूर्ण होती है। मुख के चारों ओर मुखांग होते हैं और जो जंतु आवश्यकता अनुसार छेदने, चूसने या दबाने के लिए अनुकूलित होते हैं। जैसे कोई ऑर्थोपोडा का संघ का कोई जंतु है तो वो छेद देगा और छेद करके शरीर किसी अन्य शरीर को, किसी अन्य जीव जंतु के शरीर को, और उससे रक्त को क्या करेगा, चूसने लगेगा। जैसे जोंके है तो जोंक क्या करती है, छेद देती है ना, अब पूरा चूसती रहती है खून। तो वही चीज़ है कि जो जंतु को आवश्यकता अनुसार छेदने, चूसने या दबाने के लिए अनुकूलित करती है। इसमें पेशीय तंत्र विकसित होता है और रुधिर संवहन तंत्र इसका क्या होता है, खुला होता है। इसमें रुधिर जो संवहन तंत्र है वह खुला होता है। हृदय लंबा और संकुचनशील रहता है। श्वसन क्रिया शरीर की सतह के द्वारा जलीय जीवों में, क्लोमों द्वारा, स्थलचर प्राणियों में श्वास नलियों या पुष्प फुफ्फुसों के द्वारा होता है। और उत्सर्जन क्रिया मैलपीगी नलिका के द्वारा या हरित ग्रंथियों के द्वारा होती है। और इसका तंत्रिका तंत्र भी पूर्ण रूप से विकसित होता है। साथ ही साथ ये सामान्यतः जो ऑर्थोपोडा के जीव है वो एक लिंगी होते हैं। एक लिंगी होने का ही कारण है कि इसमें नर और मादा दोनों क्या पाए जाते हैं, अलग अलग पाए जाते हैं। तो इसमें संवेदी अंग भी है। इसमें संवेदी अंग में श्रृंगिकाएँ आती हैं। श्रृंगिकाएँ मतलब सुनने की क्षमता इसमें होती है। साथ ही साथ नेत्र और संतुलन पुट्टी उपस्थित होते हैं। ये अधिकांशतः जो होते हैं वो अंड प्रजक होते हैं, अर्थात ये संघ ऑर्थोपोडा के जो जीव हैं ये अंडा देते हैं। क्या देते हैं, अंडा। डायरेक्ट बच्चा नहीं देते हैं,
ये अंडा देते हैं, तो ये अंड प्रजक होते हैं। परिवर्धन इसमें प्रत्यक्ष होता है और अप्रत्यक्ष होता है। और संघ आर्थ्रोपोडा को 2 वैज्ञानिक हुए, एक वैज्ञानिक थे स्टोर और दूसरे थे यू सिंगर। इन्होंने कुछ विशेषताओं के आधार पर इसे कई वर्गों में वर्गीकृत किया। जैसे पहला था शरीर के विभाजन के आधार पर वर्गीकरण, श्रृंगिकाओं के आधार पर वर्गीकरण और जबड़ों के आधार पर वर्गीकरण। ये वर्गीकरण जो है वो आर्थ्रोपोडा में अब देखेंगे कि कौन कौन से जो जीव हैं वो आएंगे। आर्थ्रोपोडा में अब देखेंगे कि कौन कौन से जीव हैं जो शरीर के विभाजन के आधार पर प्राप्त होते हैं। तो शरीर के विभाजन के आधार पर जो है वो ट्राईआर्थस आता है, चेलिसेरेटा आता है, मैंडिबुलेटा आता है। इसी के बाद शरीर के विभाजन के आधार पर पेंटास्टोपीडा आता है, जिसका उदाहरण जो है वो लिंगुएटूला है। साथ ही साथ टारडीग्रेटा आता है, इसका एग्जाम्पल जो है वो एकाइनिस्कस है। आनाइकोफोरा आता है, इसका उदाहरण जो है वो पेरीपेरस है। ठीक, इसके बाद जो दूसरा वर्गीकरण है वो क्या है, श्रृंगिकाओं के आधार पर। तो श्रृंगिकाओं के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया आर्थ्रोपोडा का वो आता है चेलिसेरेटा। चेलिसेरेटा में क्या क्या आएगा, मीरोस्टोमेटा आता है, उदाहरण है लिम्यूलस। इसके बाद दूसरा आएगा एरिकनेडा, उदाहरण है बिच्छू है, मकड़ी है। ये एरिकनेडा के अंतर्गत आता है और इसका जो विभाजन है वो किसके आधार पर हुआ है, तो इसका विभाजन जो है वो श्रृंगिकाओं के आधार पर हुआ है। इसके बाद है पिक्नोगोनिडा, उदाहरण इसका क्या है, निम्फान है। तो ये जो है ये सारे वर्गीकरण श्रृंगिकाओं के आधार पर हुए हैं। और तीसरा वर्गीकरण किसके आधार पर हुआ है, जबड़ों के आधार पर, कि वर्ग आर्थ्रोपोडा में जो जंतु हैं उनका जबड़ा अलग अलग तरह का है, उसके आधार पर वर्गीकरण किया गया। तो उसके आधार पर जो वर्गीकरण होता है उसे मैंडिबुलेटा कहते हैं। और मैंडिबुलेटा के अंतर्गत जो है वो कौन कौन सा वर्गीकरण किया गया, तो क्रेस्टेसिया किया गया। क्रेस्टेसिया के अंतर्गत जो है वो क्रेफिश आता है, केकड़ा आता है, झींगा आता है। तो इसका अब जबड़ा देखना अलग होता है। इसके बाद डिप्लोपोडा आता है, तो इसका जो उदाहरण है वो मिलीपीड है। इंसेक्टा आता है, तो इसमें कॉकरोच आता है, मक्खी आती है, मच्छर आता है, टिड्डा आता है। अब इनका जबड़ा इस केकड़ा, झींगा और क्रेफिश से क्या होता है, अलग होता है। और ये है किस में, वर्ग आर्थ्रोपोडा में ही है, संघ आर्थ्रोपोडा में ही है। तो संघ आर्थ्रोपोडा में ये किसके आधार पर वर्गीकरण हो रहा है, जबड़ों के आधार पर वर्गीकरण हो रहा है। चिलोपोडा जो है इसका उदाहरण सेंटीपेड है। सेंटीपेड का मतलब गोंजर होता है, तो सेंटीपेड है। इसके बाद पॉरोपोडा है, उदाहरण है पोरोपस। सिम्फाइला है, उदाहरण है स्कूटीजेरेला। ये 3 प्रकार से जो है वो वर्गीकरण किया गया था और ये था संघ आर्थ्रोपोडा। अब जो अगला टॉपिक है वो है संघ मोलस्का। तो संघ मोलस्का देखेंगे अगले क्लास में। आज के क्लास में केवल इतना ही।